हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो माय नेम इज क्रिस्टीना विलेस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे इस चैनल पर। और इस चैनल पर हम पढ़ते हैं पूरी की पूरी सोशल स्टडी क्लास 6, 7th, 8th, 9th और 10th की भी। सो 11th एंड 12th की हम पढ़ते हैं इसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री। सो हमारा जो कंटिन्यूएशन में जो चैप्टर चल रहा था वो था आपका फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। सो ये अब चैप्टर का शुरू होता है आपका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को अब आगे हम स्टार्ट करेंगे। एंड आगे हमें कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं अब हम वो देखेंगे। एंड होल ऑफ द यूट्यूब चैनल पे आपको ये चैप्टर बामुश्किल है कि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो मेरा चैनल पे ये चैप्टर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। नोट्स आपको इस चैनल के साथ इसी पीडीएफ पे जो है आपको मिल जाएंगे। ये जितनी भी पीडीएफ से मैं पढ़ा रही हूँ आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर सकते हैं टू बिकम अ नोट्स। यही आपके एज अ नोट्स रहेंगे। and okay, let's continue with the chapter। तो नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट जो स्टार्ट होता है वो हमारा शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट चलते हैं। द ब्रिटिश वाज वरीड दैट द यूज ऑफ द फॉरेस्ट बाय द लोकल पीपल एट द रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय ट्रेडर्स वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे इस चीज के लिए थोड़ा थोड़ा वरी होने लगे, ठीक है, कि ये फॉरेस्ट का जिस तरीके से लोकल पीपल भी भाई फॉरेस्ट का यूज कर रहे थे वो भी अपने लिए यूज कर रहे थे, और जिस तरीके से रेकलेस जो है फेलिंग ऑफ ट्रीज हो रही है हमारे ट्रेड के लिए, मतलब हम लोग ट्रेड के लिए जिस तरीके से रेकलेस कटिंग कर रहे हैं, रेकलेस यूज कर रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट को तो एक दिन तो जिस तरीके से हम कर रहे हैं भाई एक दिन तो ये सारा को सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो दे डिसाइडेड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट डाइटरिच ब्रांडस। यस, तो ये जो चैप्टर है मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ाया था, अभी मैं बहुत टाइम बाद पढ़ा रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जर्मन एक्सपर्ट बुलाया डाइटरिच ब्रांडस फॉर एडवाइस एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया। और इनको बनाया उन्होंने, एक साइंटिस्ट भी थे, ये जर्मन एक्सपर्ट थे, जर्मनी के थे ये, तो इनको बनाया इंडिया के फॉरेस्ट का इंस्पेक्टर बनाया, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बनाया। तो ये जो थे ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट रहे, ठीक है। द ब्रांडस रियलाइज्ड दैट द प्रॉपर सिस्टम हैड टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू मैनेज द फॉरेस्ट एंड द पीपल हैड टू बी ट्रेन्ड इन द साइंस एंड कंजर्वेशन। अब ब्रांडस को ये रियलाइज हुआ कि हाँ भाई यहाँ पर तो बहुत सारे ट्रीज जो है काफी बड़े पैमाने पे, काफी लार्ज पैमाने पे जो है काटे गए हैं, तो भाई फॉरेस्ट को मैनेज करना है और पीपल को, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि कंजर्वेशन, साइंस ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि ट्रीज के साथ साइंस ऑफ कंजर्वेशन वाला लॉ जो है अपनाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप फॉरेस्ट को कंजर्व भी कर सकते हो और काटने के लिए यूज भी कर सकते हो, और काटने के लिए यूज करने के से भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जितना आप काट रहे हो उससे ज्यादा आप पेड़ को लगाओ। सिंपल सी बात थी ये, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी मतलब कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं थी, कोई बहुत बड़ी जो है इसमें कोई टेढ़ी खीर तो नहीं थी कि भाई जितने ट्रीज काट रहे हैं भाई उससे ज्यादा जो है आप ट्रीज लगाइए। सिंपल था ये, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना जर्मन एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत भी थी। खैर एनीवेज, नाउ आफ्टर दैट दिस सिस्टम वुड नीड अ लीगल सैंक्शन, लेकिन इस सिस्टम को लीगल सैंक्शन चाहिए था, तो रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड। तो अब फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना है उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने। ट्रीज, फेलिंग ऑफ ट्री और ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, मतलब आप जो है कटिंग ऑफ ट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, ठीक है। ग्रेजिंग वगैरह पेस्चर्स को जो अपने चराने के लिए लेके जाते थे फॉरेस्ट में, जो घास होती है सारी सारी खिला देते थे, वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। तो वो जो पेस्चर जो लेकर जाते थे वो तो भाई जो लोकल पीपल थे, कॉमन पर्सन था, तो उन्होंने अपनी तरफ से तो ज्यादा वो नहीं किया, कॉमन पीपल को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया। दैट फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। अब इन्होंने चालाकी क्या करी, जो लोकल पीपल जो वहां पे रह रहे हैं इतने सालों से, जिनकी जमीन है, जिनका देश है, जिनकी कंट्री है, उसके ऊपर आप जो है रूल करने बैठ रहे हो, तो उनको मना कर दिया कि आप जो है किसी तरीके का उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो ग्रेजिंग नहीं करेंगे, वो ट्रीज नहीं काटेंगे, क्योंकि हमें हमें ये ट्रीज जो है टिम्बर के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं, टिम्बर प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हमें ये ट्रीज जो है लकड़ियों के लिए चाहिए, ये फॉरेस्ट लकड़ियां काटने के लिए चाहिए। एनीबडी हु कट ट्री विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पनिश। अब कोई भी अगर विदाउट परमिशन जो है अगर ट्री काटता था तो उसको जो है पनिश कर दिया जाता था। सो ब्रांडिस सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 में इसने एक सर्विस जो है वो सेटअप करी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप करी एंड हेल्प फॉर्मुलेटेड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। अब ब्रांडिस जो थे वो एक नया एक्ट लेकर आ गए जिसको फॉर्मुलेट किया गया, जिस एक्ट को कहा गया द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। इस एक्ट के थ्रू इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेट अप एट देहरादून 1906, और यही वो इंस्टीट्यूट है जिसे जो आज भी देहरादून में है और आज भी सेटअप है। मैंने कहा ना ब्रिटिशर्स को बुरा भरा बोलेंगे, ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स की जो है बनाई हुई जो चीजें हैं वो आज भी चली आ रही हैं, आज भी
यूज में आ रही है। ये जो आपको दिख रहा है, ये इतना बड़ा फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है, ये ब्रिटिशर्स ही सेटअप करके गया है भैया। मान लिया वो बहुत अत्याचार करके गए, लूट के गए हैं हिंदुस्तान को, लेकिन इतना बड़ा फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट भी देकर गए। और इसके अलावा ना जाने पता नहीं क्या क्या बिल्डिंग्स और क्या क्या इंस्टीट्यूट, कौन कौन से बिल्डिंग्स, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस वो इंडिया को देकर भी गए। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, बहुत बड़ा सा इंस्टीट्यूट, ये आज भी देहरादून में सेटअप है। आज भी इस इंस्टीट्यूट में जो है फॉरेस्ट को लेके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। दिस सिस्टम टॉट हेयर वाज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। तो यहाँ पर जो है फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इसे कहा जाता है, इस सिस्टम को कहा गया। और ये FRI नाम से आज भी देहरादून में मौजूद है, और आज भी इसी नाम से है ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको कहा जाता है FRI इन देहरादून। हिंदुस्तान को ना ब्रिटिशर्स का एहसानमंद भी होना चाहिए, और इन टीचर्स को, ऐसी टीचर्स को तो बहुत ज्यादा एहसानमंद होना चाहिए जो बच्चों को गलत बताने में चूकती रही है कि ब्रिटिशर्स ने हमारा ये खा लिया, वो खा लिया, फलाना खा लिया, वो दिमागा खा लिया। आज उन्हीं के ही कल्चर पे चल रहे हो, उन्हीं का खाना खा रहे हो, उन्हीं के कल्चर अडॉप्ट कर रहे हो, उन्हीं के जैसे कपड़े पहन रहे हो, सब कुछ उन्हीं के ही जैसे कर रहे हो। ठीक है, उन्हीं के जैसा लाइफ स्टाइल है, उन्हीं के जैसे अपने घर में चीजें रख रहे हो। हर एक चीज आप ब्रिटिशर्स के, यूरोपियन कल्चर के लेवल की यूज कर रहे हैं, हर एक। खैर, एनीवेज, मैनी पीपल नाउ इंक्लूडिंग इकोलॉजिस्ट फील दैट दिस सिस्टम इज नॉट साइंटिफिक एट ऑल। बहुत सारे भी लोगों ने जो है अपनी अपनी राय दी, और इसमें इकोलॉजिस्ट भी इंक्लूडेड थे, मतलब ब्रिटेन के ही, ब्रिटिशर्स के इकोलॉजिस्ट भी इसमें इस जो सारा कुछ सिस्टम बनाया था, इस सिस्टम में मौजूद थे। लेकिन सबने अपनी अपनी राय दी, और कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये साइंटिफिकली सिस्टम इज नॉट साइंटिफिक एट ऑल, ये कोई साइंटिफिक सिस्टम नहीं है। ठीक है, सो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून, ये आप देख सकते हो, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल भी बनाया उन्होंने। फर्स्ट फॉरेस्ट्री स्कूल टू बी इनैगोरेटेड इन द ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे ये बनाया था इंडियन फॉरेस्टर्स। इस इंपीरियल स्कूल में जो है फॉरेस्ट के बारे में स्टडी कराई जाती है, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए साइंटिफिक स्टडी होती है, वहाँ के ट्रीज, वहाँ के पेड़ पौधे, इन सब के बारे में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, ये उससे रिलेटेड स्कूल है। सो आप ये देख सकते हो, FRI तो बना के गए, इंस्टीट्यूट तो बना के गए, साथ ही साथ वो बच्चों के लिए, ताकि बच्चे अच्छी हायर कुछ अलग हट के कुछ स्टडी कर सके। नहीं तो ज्यादातर हमारे हिंदुस्तान के आज भी हमारे जो बच्चे हैं ना, वो बस दो ही चीज उन्हें आती है, सिर्फ आती है इंजीनियरिंग और डॉक्टरी, बस यही दो चीज आती हैं, बाकी उन्हें कुछ नहीं आता। ठीक है, नीट करेंगे या जी करेंगे। सोचिए, उस जमाने में ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसे किया जाता है, साइंटिफिक स्टडी करने के लिए बच्चे भी इस चीज में, साइंटिफिक स्टडी में पार्टिसिपेट करें, लोग इसमें साइंटिफिक स्टडी और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को पढ़ें, उसके लिए वो उस जमाने में स्कूल तक बना के गए। आप ये सोच सकते हैं कि क्या क्या वर्क करके गए हैं वो। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या थी? अ सिस्टम ऑफ कटिंग ट्रीज कंट्रोल्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये जो कटिंग ऑफ ट्रीज का जो सिस्टम है, इसको कंट्रोल करती है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में, इन विच ओल्ड ट्रीज आर कट, एंड न्यू वन प्लांटेड। वो मैंने आपको बताया ना, सिंपल सा फॉर्मूला था, वो ब्रिटिशर्स खुद भी कर सकते थे, लेकिन वहां से डायटरीज ब्रांडिस को बुला लिया कुछ जो है कंजर्वेशन करने के लिए। और ब्रांडिस ने भी अपनी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का कुछ अपना नया सिस्टम बना दिया, अपनी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बना दी, जो कि लोगों को फिर पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि ये साइंटिफिक नहीं है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला था कि जो ट्रीज कट रहे हैं उसकी जगह न्यू प्लांट कर दिए जाए, अपने आप ही कंजर्वेशन होता चला जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि उन प्लांट्स को बड़े होने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक पेड़ बड़े होने में, पूरा फुल ग्रो करने में और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में करीब करीब एक पेड़ को जो है 4 से 5-6 साल जो है वो लग जाते हैं। So ये था आपका साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। नाउ इन दिस नेचुरल फॉरेस्ट व्हिच हैड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन। सो इन नेचुरल फॉरेस्ट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्रीज भी कट डाउन हुए, अलग अलग ट्रीज की अलग अलग स्पीशीज होती हैं। इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्री वाज प्लांटेड इन अ स्ट्रेट रो, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी जगह पर एक ही टाइप का ट्री जो है, पूरा प्लांटेशन मैंने आपको बताया ना प्रीवियसली कि प्लांटेशन क्या होता है, जब हम एक ही टाइप का ट्री जो है वो ग्रो कर दें पूरे लार्ज एरिया में, हम एक ही तरीके का ट्री ग्रो करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन। तो उन्होंने प्लांटेशन करना, एक फॉरेस्ट से जो ट्री अलग अलग स्पीशीज वो कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट की टीक, साल, सीसम, जो भी उनको मिल रहा है, सारा का सारा फॉरेस्ट जो है वो कट करने में लगे हुए हैं। लेकिन उन्होंने उसको कवर अप करने के लिए क्या किया, एक ही ट्री लगा दो। द फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वेड द फॉरेस्ट ऑफिशियल ने सर्वे किया, एस्टिमेट द एरिया अंडर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब वो एरिया जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज थे, वहां पे
नेचुरल फॉरेस्ट होगा तो उसमें तो अलग अलग तरीके की ट्रीज की स्पीशीज होंगी, अलग अलग तरीके की स्पीशीज होंगी, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग तरीके की स्पीशीज की जगह पूरी की पूरी एक मतलब कभी रबर की, कभी या किसी और चीज की, तो ये तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। दे प्लान हाउ मच द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर। भाई ये होता कि प्लान किया कि कितना प्लांटेशन एरिया कट होना है, एरिया कट देन टू बी रीप्लांटेड टू so that it was ready to be cut again in some years। तो एरिया कट करते थे वो दोबारा से रीप्लांट करते थे और कुछ टाइम के बाद फिर उसको भी जो है कट कर देते। अब फॉरेस्ट एक्ट में इसमें 2 बार जो है चेंजेस हुए, अमेंडमेंट किए गए। 1878 में हुए, फिर उसके बाद 1927 में हुए। कुछ अलग अलग तरीके के नए नए रूल्स जो है, जब भी अमेंडमेंट होता था, कुछ भी होता था, तो ब्रिटिशर्स जो है अपने नए रूल्स जो है उसके लिए ले आते थे, ठीक है। तो 1878 में एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्टेड इनटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरीज में बांट दिया, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। इस एक्ट में क्या हुआ, कुछ फॉरेस्ट हैं जो वो रिजर्व्ड रहेंगे, कुछ प्रोटेक्टेड रहेंगे, उसमें कोई भी नहीं जाएगा, और कुछ हैं जो विलेज के फॉरेस्ट हैं जो विलेज के काम के लिए आएंगे। बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट, जो बढ़िया फॉरेस्ट है, अच्छे फॉरेस्ट है, जिसमें बहुत बड़ा अलग अलग तरीके के, क्योंकि फॉरेस्ट जब ग्रो होता है या नेचुरली प्लांट जब ग्रो होते हैं तो वो ये थोड़ा देखते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, ये अलग प्लांट है, ये मैंगो है, ये टीक है, साल है, शीशम है। तो नेचुरली सारी स्पीशीज, सारे प्लांट्स, पेड़ पौधे अलग अलग ग्रो होते हैं जंगल में, ठीक है। सो जहां पर अच्छे फॉरेस्ट थे उनको रखा रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में। विलेजेस कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ओन यूज, फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम द प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। वो जो थे रिजर्व फॉरेस्ट से जो विलेजर्स थे, ठीक है। विलेजर्स में जो ट्राइबल पीपल्स थे, जो स्पेशली जंगलों में जो रहते थे, जो जंगलों पर डिपेंड थे, फॉरेस्ट पे टोटली डिपेंड थे, वो जो है इन फॉरेस्ट से, रिजर्व फॉरेस्ट से कुछ नहीं लेंगे। फ्यूल वगैरह जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से ले लेंगे या फिर विलेज फॉरेस्ट से ले लेंगे। हाउ आर द लाइव्स ऑफ द पीपल अफेक्टेड। अब इन सब की वजह से जो है वहां पर जो ट्राइबल पीपल्स थे या विलेजेस थे वो भी आसपास लकड़ियां वगैरह बीनने जाते थे। जो विलेज के फॉरेस्ट थे उनका चूल्हा वगैरह उसी लकड़ियों से ही बनता था। उनकी लाइफ किस तरीके से जो है इसके वजह से अफेक्ट होती। अब क्या होता था, जो फॉरेस्टर्स थे, ठीक है, हाँ, और जो विलेजर्स थे, यानी फॉरेस्टर जो लोग जंगलों में रहते थे और जंगल के आसपास जो विलेजर्स थे, उनका और ब्रिटिशर्स का जो है आइडिया वो अलग अलग था। विलेजर्स जो है और फॉरेस्टर जो है, जो वो जो है जंगल को इस तरीके से देख रहे थे, क्योंकि जंगल में अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे ग्रो होते थे, अलग अलग ट्रीज होते थे। कहीं से उन्हें फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, सॉरी वेजिटेबल्स नहीं, कहीं से फ्रूट्स मिल रहे हैं, कहीं से मेडिसिन मिल रही है, कहीं से लकड़ियां मिल रही हैं, कुछ हर्ब्स मिल रहे हैं, ठीक है। उन हर्ब्स का वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते थे, ठीक है ना। फ्यूल मिल रहा है, फोडर मिल रहा है। लेकिन जो फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट था, ठीक है, या ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या मानते थे, वो जो है फॉरेस्ट को किस तरह से देख रहे थे। ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट को इस तरीके से देख रहे थे। ऑन द अदर हैंड वांटेड अ ट्री फॉर अ सुटेबल बिल्डिंग फॉर शिप एंड रेलवे। वो ये चाहते थे कि भाई, चाहते थे या वो देखते थे फॉरेस्ट को सिर्फ इस निगाह से कि हमें फॉरेस्ट से जो है लकड़ियां चाहिए, ठीक है, और वो लकड़ियां यूज में आनी चाहिए हमारे शिप बनाने के लिए और रेलवे स्लीपर्स बिछाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स को बनाने के लिए, क्योंकि अभी इतने रेलवे ट्रैक्स नहीं बने हैं, तो हमारे रेलवे ट्रैक्स के लिए और शिप्स के लिए हमें लकड़ियां चाहिए। तो वो लकड़ियां भी वही ग्रो करते थे जो उनके रेलवेज के लिए और शिप के लिए काम आ सके, यानी बड़ी बड़ी लंबी लंबी लकड़ियां, ठीक है। और ऐसी लकड़ियां जैसे टीक, साल, शीशम जो होता है, शीशम तो खराब हो जाता है, टीक और साल ऐसी चीज है जो कि सालों सालों, हजारों सालों तक अगर पानी में भी पड़ी रहेगी तो वो कभी भी जिंदगी में कभी खराब नहीं होती है, ठीक है। सो इस तरीके की लकड़ियां उन्हें चाहिए थी अपनी शिप के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए। सो पर्टिकुलरली स्पीशीज लाइक द टीक एंड साल वर प्रोमोटेड एंड अदर वर कट। तो वो यही 2-3 टाइप की जो है लकड़ियां ग्रो करते थे। ब्रिटिशर डाइटरिच ब्रांडिस जब इंडिया आए तो उन्होंने जो आइडिया दिया कि ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, ठीक है, तो वो प्लांटेशन करा के बता के चले गए, उसको बोला कि वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है। तो वो यही 2-3 तरीके की जो है पेड़ जो है ग्रो करते थे, जिनकी लंबी लंबी सीधी सीधी होती है, एक ही बार में अगर कटेगी तो वो शिप के लिए यूज में आ जाएगी, बाकी सारे सारे पेड़ों को जो है वो काट दिया करते हैं। सो उसके बाद जो है फॉरेस्ट के जो लोग थे, विलेजर्स जो थे, ऐसी चीजें थी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो उनको बहुत कुछ मिलता था। रूट्स भी, कई बार कुछ पेड़ों की ऐसी रूट्स होती है जो खाने के लिए यूज में आती हैं, फ्रूट्स मिलते थे, लीव्स का भी अपना पर्पस होता था, ट्यूबर्स का अपना अलग पर्पस होता था। वो सारी चीजें अब उनको मिलना बंद हो गई थी, ठीक है। फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आर द न्यूट्रिशन टू ईट स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून बिफोर हार्वेस्ट हैज कम। तो वो सारी की सारी चीजें जो थी अब बंद हो गई उनको मिलना। तो हर्ब्स आर यूज फॉर मेडिसिन, हर्ब्स को वो यूज करते थे मेडिसिन के लिए। वुड फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट लाइक योक्स एंड प्लग्स, बैम्बू मेक्स एक्सेलेंस फेंसेस इज ऑल्सो यूज टू मेक बास्केट, अम्ब्रेला, और ये सारी चीजें बास्केट और अम्ब्रेला वगैरह बना के वो लोग जो थे उनको बेच के अपना काम वगैरह चलाते थे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ लट्टू जैसा है, ये बास्केट्स बनाई है रोप वगैरह यूज करके, ठीक है। तो ये सारी मिल तो रहा है उनको, फॉरेस्ट से ही मिल रहा है, लकड़ियों से मिल रहा है। ड्राइड स्कूप्ड आउट ग्राउंड कैन बी यूज्ड एज अ पोर्टेबल वाटर बॉटल, ठीक है। जो ड्राई स्कूप्ड होता है, ठीक है, उसको वाटर बॉटल के लिए यूज किया जाता है। उसमें आप पानी भरोगे तो पानी जो है ऑलमोस्ट ठंडा रहता है। Almost everything is available in the forest. Leaves can be stitched together to make a disposal plate, cups,
ठीक है, सियादी एंड भूमिना, वाली, क्रीपर मेक कैन बी यूज टू मेक अ रोप्स। ये कुछ ट्रीज में से मिलने वाली जो है ये एक तरीके की लीव्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये लीव्स होती हैं जिन लीव्स को जो है हम रोप्स के तौर पे जो है उसको यूज कर सकते हैं। एंड थ्रॉनी बार्क ऑफ सिमोर सिल्क कॉटन ट्रीज इज यूज टू ग्रेट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के पर्पस के लिए भी यूज में आती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी, वो फॉरेस्ट को, विलेजर्स को ज्यादातर जो है वो फॉरेस्ट से ही मिलता था, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, जो स्कूप्ड आउट ग्राउट जो है, ये लौकी होती है ना, जब वो सूख जाती है तो उसको वाटर बॉटल के लिए उसको यूज करते थे, ठीक है। ऑयल जो है कुकिंग के लिए उनको मिलता था। लाइट लैम्प कैन बी प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ महुआ, महुआ ट्री से जो है वो लाइट करते थे अपना लैम्प्स, ठीक है, लैम्प वगैरह बनाते थे, उसको लाइटन अप करते थे महुआ का जो तेल होता था ऑयल से, ठीक है। द फॉरेस्ट एक्ट मेंट सिवियर हार्डशिप फॉर विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री। अब जो फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया उससे जो है पूरी कंट्री में, अक्रॉस द कंट्री विलेजर्स में काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारा उन्होंने हार्डशिप झेला। तो आफ्टर द एक्ट के बाद ऑल देयर एवरीबडी प्रैक्टिसिंग कटिंग ऑफ वुड, जो अपने हाउसेस के लिए वो वुड कट करते थे, ग्रेजिंग को, कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए लेके जाते थे, फ्रूट्स मिलते थे उनको जंगलों से, रूट्स मिलती थी, हंटिंग और फिशिंग करते थे, सारे की सारी चीजें ब्रिटिशर्स ने जो है वो अब इलीगल कर दी, बिकेम इलीगल। पीपल वर नाउ फोर्स्ड टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब वो लोग क्या करते थे, चोरी करके लेके जा रहे, जब उन्होंने इलीगल कर दिया, जाने नहीं दे रहे उनको, तो वो चोरी करके, और अगर वो पकड़े जाते थे, चोरी करके लेके जाते थे, पकड़े जाते थे, तो जो उन्हें मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड हु वुड टेक ब्राइब फ्रॉम देम, तो जो फॉरेस्ट का जो गार्ड होता था या तो उनसे थोड़ी बहुत चीजें ले लेता था, थोड़ा बहुत सामान ले लेता कि भाई मुझे भी दे दो कुछ, तो वो ब्रिटिशर्स को नहीं बताएगा, ठीक है, और ब्रिटिश ऑफिशियल को नहीं बताएगा, नहीं तो वो जाके बता देगा, फिर उनको पनिश किया जाएगा। वुमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वर स्पेशली वरीड, जो फ्यूल वुड के लिए, लकड़ियां जलाने के लिए, लकड़ियां नहीं जलाएंगी तो खाना नहीं बनेगा, तो वो जो कलेक्ट करने के लिए लेके जाती थी वो सबसे ज्यादा परेशान थी। ऑल्सो कॉमन फॉर पुलिस कांस्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड टू हैरास पीपल बाई डिमांडिंग फ्री फूड फॉर फ्रॉम देम। अब जो पुलिस थी जो लगा रखी थी ब्रिटिशर्स ने, जो गार्ड थे जो लगा रखे थे ब्रिटिशर्स ने, वो सारे के सारे जो है वो डिमांड करते थे इन बेचारे विलेजर्स से। विलेजर्स के पास वैसे भी कुछ नहीं होता था और ऊपर से इन विलेजर्स से डिमांड करते थे भाई फ्री का खाना दो, तब हम तुम्हें यहाँ से लकड़ियां ले जाने देंगे, तुम्हें यहाँ से फ्रूट्स ले, रूट्स वगैरह जो कुछ ले जाना चाहते हो तुम यहाँ से जो है वो तुम ले जा सकते हो। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल अफेक्ट कल्टीवेशन? ओके ना, अब ये सारी चीजें जो है जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में इतनी सारी चीजें हुई, तो इसके अलावा हमारा ये सारी चीजें ही इफेक्ट नहीं हुई, बहुत सारी चीजें हमारे इंडिया में इफेक्ट हुई। इफेक्ट कल्टीवेशन पर भी इसका बहुत ज्यादा पड़ा। Now, one of the major impact of the European colonialism was on the practice of shifting cultivation और Sweden agriculture, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है बंद करवा दिया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट हुआ। तो यहाँ पर लोगों पे ही नहीं बल्कि और सारी चीजों पे ब्रिटिशर्स का इन सारी जो ये ना साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को स्टार्ट करने की वजह से, प्लांटेशन स्टार्ट करने की वजह से और सारी चीजों पे भी बहुत इफेक्ट हुआ, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद हो गया। देयर इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका में ये एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर माना जाता है। इट हैज मेनी लोकल नेम सच एज, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। लैडिंग इन द साउथ ईस्ट, मिल्पा इन द सेंट्रल अमेरिका, चिटिमिनी और टावी इन अफ्रीका, चीना इन श्रीलंका, इन इंडिया दया, पेंडा, बेवार, नेवेदा, झूम, पाडू, खांडाड एंड कुमरी आर सम ऑफ द लोकल टर्म्स ऑफ द स्वीडन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद कर दिया। What happened in shifting cultivation? Parts of the forest are cut and burned in rotation. या तो वो कट करते थे, उस जगह को पूरा क्लियर करते थे दो तरीके से, या तो सारे सारे पेड़ कट करते थे या वो जला देते थे उस जगह को। सीड आर सोन इन द एशेस, और जो ऐश जो राख बच जाती थी उसमें जो है वो सारे के सारे सीड जो है वो सोन करते थे। पहला मॉनसून जब आता था जब भी उस पर जो है सीड, जितनी ऐश बची, राख बची, उसमें सीड डाल दिए, और जैसे ही बारिश होती थी, फर्स्ट मॉनसून आता था, क्रॉप इज हार्वेस्ट बाई अक्टूबर एंड नवंबर। सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर, एक साल तक वो जो है इस तरीके की क्रॉप को एक साल तक ग्रो करते थे, और उसके बाद फिर वो आगे पैच ऑफ लैंड पे जो है बढ़ जाते थे। देन नेफ्ट फेलो, और उसको जो है उस लैंड को छोड़ देते थे। 12 to 18 ईयर्स फॉर द फॉरेस्ट टू ग्रो, 12 to 18 ईयर्स नहीं, 2 to 3 ईयर्स इसको छोड़ा जाता था, ठीक है। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। तो 12 to 18 ईयर्स तक नहीं छोड़ते थे, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 ईयर्स तक छोड़ते थे, क्योंकि वो आगे बढ़ते जाते थे, आगे बढ़ते बढ़ते वो ऐसे मतलब सर्कल में आते थे, वो वापस दोबारा उसी पैच ऑफ लैंड पे आफ्टर 4-5 ईयर्स आ जाते थे, तब तक वहां पे काफी ट्रीज जो है ग्रो हो जाते थे, ठीक है। यहाँ लिखा है, चेक इट एक बार और आप गूगल पे चेक कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी पे मुझे इतना वो नहीं है। मिक्सचर ऑफ अ क्रॉप इज ग्रोन ऑन दीज प्लॉट्स, और इस पे मिक्सिंग क्रॉप जो है ग्रो होती थी।
सेंट्रल इंडिया, अफ्रीका, इट कुड बी मिलेट। सेंट्रल इंडिया और अफ्रीका में मिलेट ग्रो किया जाता है। ब्राजील में जो है मोनोकिया ग्रो किया जाता है, और अदर पार्ट ऑफ द लैटिन अमेरिका में मेज और बीन्स जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के दौरान ये सारे क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जंगल जो है पूरे वो लोग जला देते हैं। छोटी छोटी जो झाड़ झंकार जो होते हैं, ठीक है, पहले उनको काटते हैं, काटा जाता है, फिर छोटी छोटी जो झाड़ झंकार बच जाती हैं उसको पूरे को जो है जला देते हैं। वहां पे बच जाती है सिर्फ राख ही राख, और उसी में वो लोग अपनी सीड्स जो है ग्रो कर देते हैं। सो क्लियरिंग इज मेड इन द फॉरेस्ट यूजुअली द स्लोप ऑफ हिल्स के स्लोप पे ज्यादातर ये वर्क जो है किया जाता है। And after the tree have been cut, they are burned to provide an ashes, and the seeds are then scattered in the area and left to be irrigated by the rain. ठीक है, यूरोपियन फॉरेस्ट रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में क्या है, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है यूरोपियन कंट्रीज में इसको थोड़ा हार्मफुल माना जाता है। दे फेल्ट दैट द लैंड विच वाज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्री फॉर रेलवे टिम्बर। अब हार्मफुल क्यों माना जाता है, क्योंकि वो उनका मानना ये है कि अगर वो लैंड जो कि एवरी फ्यू ईयर्स, या मैंने बताया ना यार 12 से 18 साल तक के नहीं छोड़ते हैं, सिर्फ 4 से 5 साल तक के लिए फ्यू ईयर्स बोला है। 12 से 18 साल फ्यू ईयर्स नहीं होते हैं, फ्यू ईयर्स होते हैं 2 से 3 या 4 से 5 ईयर्स। ठीक है, तो वही वो बोल रहे हैं अगर ये कल्टीवेशन के लिए ये जगह जो है सिर्फ फ्यू ईयर्स 4 से 5 साल तक के लिए छोड़ते हैं तो इसमें फिर नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर। तो रेलवे के ट्रैक्स के लिए जो हमें लकड़ियां ग्रो करनी है वो दोबारा ग्रो ही नहीं हो पाएंगी उतने टाइम पीरियड में। अगर बार बार हर 5 साल के बाद जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, तो वो टिम्बर के लिए हमें लकड़ियां जो है रेलवे ट्रैक के लिए नहीं मिलेंगी। व्हेन अ फॉरेस्ट वाज बर्न्ड देयर वाज एन एडेड डेंजर ऑफ द फ्लेम स्प्रेडिंग द बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर। तो फॉरेस्ट जब जंगल जलाया जाता है तो ये उनको डर रहता था कि जो आसपास के जो जंगल हैं जहां पर लकड़ियां हमें बहुत अच्छी मिल सकती हैं, जहां पर टीक साल जैसे ऐसे पेड़ है, तो वो भी कई बार जो होते थे वो क्या होते थे, आग फैल जाती थी तो वैल्यूएबल टिम्बर भी जो है जल जाता था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो मेड इट हार्ड फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के टाइम पर ना ये टैक्सेस गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे टैक्स लगाती थी, मतलब उन पे टैक्स लगाती थी उस जमाने में जो लोग थे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, वो टैक्स भी जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। ठीक है, देयरफॉर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसलिए उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही जो है बैन कर दिया, क्योंकि वो टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो एक जगह होते थे 4-5 साल के लिए, फिर उसके बाद फार्मर्स दूसरी जगह चले जाते थे, फिर फार्मर्स फिर आगे बढ़ जाते थे, तो टैक्स कैसे लगाए पता लगा इस साल 4-5 साल के बाद जो टैक्स लगाने पहुंचे तो वहां से फार्मर्स और कल्टीवेशन सारा कुछ गायब हो गया। रिजल्ट ऑफ बैनिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन का रिजल्ट क्या हुआ, मेनी कम्युनिटीज वर फोर्सिबली डिस्प्ले फ्रॉम देयर होम इन द फॉरेस्ट। अब बैन जब कर दिया तो बहुत सारी कम्युनिटी जो थी वो अपने घर छोड़ छोड़ के उनको फॉरेस्ट से, होम इन द फॉरेस्ट जो कि फॉरेस्ट उनका होम था, होम छोड़ के फॉरेस्ट छोड़ के उनको कहीं और जो है जबरदस्ती जाना पड़ा। Some had to change occupation, कुछ लोगों को अपना occupation चेंज करना पड़ा, while some resist through large and small rebellion। और कुछ जो थे वो फॉरेस्ट के लिए जो है ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए जो है वो तैयार हो गए थे। अब यहाँ पर शुरू हो जाती है लड़ाई, थोड़ी जो है छोटे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेबल्स जो थे थोड़े शुरू हो गए थे। Who could hunt? अब भैया यहाँ पे हंट कौन कर रहा है, ठीक है, किसको परमिशन दी है हंट करने की, कौन हंटिंग करता है, क्या करता है। द न्यू फॉरेस्ट लॉ, अब अगेन यहाँ पर एक नया फॉरेस्ट लॉ आ गया, चेंज द लाइव्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर इन येट अनदर वे। अब यहाँ पर फॉरेस्ट का एक नया लॉ बना दिया ब्रिटिशर्स ने, और यहाँ पर जो फॉरेस्ट में जो लाइव्स थी, फॉरेस्ट में जो बच्चे कुचे लोग थे या एनिमल्स थे या वाइल्ड लाइफ थी, उनके लिए एक और अगेन नया जो है क्या बोलते हैं, एक नया खतरा या एक नई मुसीबत जो है उनके ऊपर जो है मंडराने लगी थी। ड्वेलर इन येट अनदर वे, एक अनदर वे में। बिफोर द फॉरेस्ट लॉ मेनी पीपल हु लिव्ड और नियर द फॉरेस्ट हैव सर्वाइव्ड बाय द हंटिंग डियर, पैट्रिजेस एंड अ वैरायटी ऑफ अ स्मॉल एनिमल। मतलब बिफोर लॉ बनाने से पहले जो फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रहते थे या फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे, छोटा मोटा शिकार करके, ठीक है, डियर को हंट करके कुछ वो अपना पेट भरते थे, फॉरेस्ट के फ्रूट्स वगैरह खा के। फॉरेस्ट में जो थोड़ी बहुत जो सब्जियां वगैरह आसपास के जो गांव वाले होते थे, ठीक है, विलेजेस होते थे, थोड़ी बहुत सब्जियां ग्रो कर लेते, कुछ जो है हंटिंग भी करते थे, छोटे मोटे एनिमल्स को मार के, ठीक है, डियर को मार लिया। दिस कस्टमरी प्रैक्टिस वाज प्रोहिबिटेड बाय द फॉरेस्ट लॉ। तो अब ये सारी चीजें जो है ब्रिटिशर्स ने बैन कर दी, लॉ बना के इसको खत्म कर दिया। कोई भी चीज अगर ब्रिटिशर्स को खत्म करनी होती थी, ये इनकी एक बड़ी अच्छी ट्रिक थी, तो उसके अगेंस्ट जो है ये लोग लॉ बना देते थे कि अब ये चीज जो है नहीं होगी, इसके अगेंस्ट बना दो, इसके फेवर में बना दो एक ये लॉ। Those who were caught hunting were now punished for poaching। अगर किसी को भी हंटिंग करते हुए, छोटे मोटे एनिमल्स को हंट करते हुए अगर ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया तो उसको क्या बोलते थे, पोचिंग के लिए उसको फिर पनिश कर देते थे कि भाई इसने बहुत बड़ा जानवर मारा है, हंटिंग करी है, पोचिंग करी है, इसको पनिश करो। While the forest law deprived people of their customary rights to hunt, hunting a big game became a sport। अब फॉरेस्ट लॉ बना के
ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को तो हंटिंग करने के लिए मना कर दिया, ठीक है, जो कि उनका कस्टमरी राइट था, उनको हंटिंग के लिए मना कर दिया। लेकिन अब हंटिंग जो थी ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ा गेम बन गई थी, बहुत बड़ा स्पोर्ट बन गई थी। अब वो लोग टाइगर्स को भी, लेपर्ड को भी और एलिफेंट को जो है अब ब्रिटिशर्स ने जो है यहाँ हंटिंग करी है। पहले से भी वो हंटिंग करते थे, लेकिन इन्होंने भी यहाँ पर भी अपना फायदा, थोड़ा सा यहाँ पर भी इन्होंने अपना फायदा किया कि उनके लिए तो हंटिंग बैन कर दी, लेकिन खुद के लिए हंटिंग बैन नहीं थी, ठीक है। खुद वो जो है बराबर भरपूर मात्रा में टाइगर्स, लेपर्ड्स, ज्यादातर टाइगर्स को जो है हंट करते रहते थे, मारते रहते थे। इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड द अदर एनिमल, डियर्स को मारना, बियर को मारना, भालू वगैरह को का शिकार वगैरह करना, शिकार करना वो बहुत बड़ा अपना प्राउड मानते थे। अदर एनिमल हैड बीन पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कोर्ट एंड नोबिलिटी ऑफ द सेंचुरी। तो वो जो थे एनिमल्स को मारना, एनिमल को हंट करना अपने कल्चर का ऑफ द कोर्ट एंड नोबिलिटी मानते थे कि हम नोबल लोग हैं, हम बहुत हाई फाई लोग हैं, तो हंटिंग हमारी शान है। और हिंदू किंग्स भी रहते थे, मुस्लिम किंग्स भी उस समय तक हमारी कंट्री में रह रहे थे, तो राजा लोग भी हंटिंग करने जाते थे। ब्रिटिशर्स ही नहीं जा रहे थे यहाँ पे हंटिंग करने, जो मुस्लिम राजा थे, हिंदू राजा थे, वो भी हंटिंग करते थे और इनके साथ साथ हंटिंग करते थे और हंटिंग को अपना बहुत बड़ा नोबिलिटी का कॉज मानते थे। मैनी मुगल पेंटिंग्स शो प्रिंसेस एंड द एम्प्रेस एंजॉयिंग अ हार्ट, बट अंडर कॉलोनियल रूल द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट दैट द वेरियस स्पीशीज बिकेम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इतनी ज्यादा हंटिंग करी, इतना ज्यादा हंटिंग एंड पोचिंग करी, इतना ज्यादा जानवरों को मारा, एनिमल्स को मारा कि कई ऐसे एनिमल्स थे, स्पेशली टाइगर जो था वो इनमें से एक था, जो कि एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आ गया था, कि अब बिल्कुल खत्म होने की कगार पे जो है गया था। ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल एज साइन ऑफ अ वाइल्ड, प्रिमिटिव एंड सैवेज सोसाइटी। जो बड़े लार्ज एनिमल्स होते थे ना, उनको वो वाइल्ड एनिमल्स की साइन के तौर पे देखते थे। दे बिलीव दैट द बाय किलिंग ऑफ अ डेंजरस एनिमल द ब्रिटिश वुड सिविलाइज इंडिया। ये एक चीज गलत थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ये बात पहले बोली थी, ये बात ये कही थी ब्रिटिशर्स ने, ये हम इंडिया इसलिए आए हैं इंडिया के लोगों को सिविलाइज करने। नो डाउट इंडिया के लोग ब्रिटिशर्स के ही आने से सिविलाइज्ड हुए हैं, उससे पहले ब्रिटिशर्स से पहले कभी इंडिया के लोग कोई सिविलाइज्ड नहीं थे, ठीक है। सिविलाइज्ड इन द सेंस कि आज इतने ज्यादा सिविलाइज्ड हैं कि अधरंगे कपड़े पहनते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, आधे आधे कपड़े पहनते हैं, आज इतने ज्यादा सिविलाइज्ड हैं हमारे इंडिया के लोग, हिंदुस्तान के लोग, ठीक है। सिविलाइज्ड वो करने आए थे मैनर्स में, इंग्लिश स्पीकिंग में, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, आजकल सबके घर में डाइनिंग टेबल है, सोफा सेट है, तो यही सिविलाइज्ड है जो हमारे हिंदुस्तानियों ने ब्रिटिशर्स का अपनाया है। नहीं तो पहले हिंदुस्तानी जो है नीचे बैठ के पत्तलों में खाना खाते थे, कोई प्लेट नहीं होती थी, शीशे के ग्लास नहीं होते थे, क्रॉकरी नहीं होती थी, ये सारा कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो सिविलाइज्ड करने आए इंडिया को, लेकिन सिविलाइज के साथ साथ जो है, हाँ आई एग्री कि उन्होंने बहुत कुछ गलत भी किया, बहुत सारे अत्याचार भी किए, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज है, दे बिलीव, उनका ये मानना था कि किलिंग डेंजरस एनिमल को, अगर जितने ज्यादा हम खतरनाक जानवर को अगर हम मारेंगे उतना जो है इंडिया सिविलाइज्ड होगा। तो ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही बेवकूफ वाली बात है। ओके, सो वो अपनी शान मानते थे इन एनिमल्स को, मतलब जितने से बड़े अगर हम एनिमल को मारेंगे तो वो हमारी उतनी ही बड़ी शान थी। और वो जो बहुत रिच लोग होते थे उस समय, जो बहुत बड़े बड़े जमींदार होते थे, बहुत बड़े राजा महाराजा, मैंने आपको बताया जितने थे, वो भी इनके साथ साथ हंटिंग करते थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो किलिंग ऑफ अ टाइगर और दे आर रिवॉर्डेड एट द, उनको रिवॉर्ड भी दिया जाता था। अगर कोई कम्युनिटी मतलब किसी कम्युनिटी को बोलते थे कि भाई तुम भी मारो और ये शान है, एनिमल्स को मारो, और मतलब जो जमीन है, पृथ्वी है, उस पर इंसानों का राज होना चाहिए, ठीक है। तो जितने तुम अगर टाइगर्स मारोगे या जो भी एनिमल्स तुम मारोगे तो हम तुम्हें रिवॉर्ड भी देंगे, ठीक है। किलिंग ऑफ अ टाइगर्स पे रिवॉर्ड मिलता था, वोल्व्स पे मिलता था, अदर लार्ज एनिमल ऑन द ग्राउंड दे पोजेस थ्रेट टू द कल्टिवेटर्स। तो कल्टिवेटर्स के लिए दे पोज्ड अ थ्रेट टू कल्टिवेटर्स। सो ओवर 80,000 टाइगर्स ब्रिटिशर्स ने, राजा महाराजा ने, सब ने मिलके जितने टाइगर्स मारे, ठीक है, ऑल ओवर हमारी इंडिया में से, तो 80,000 से 1,50,000 लेपर्ड मारे, 80,000 टाइगर्स मारे, करीब 2 लाख के आसपास वोल्व्स मारे। किल फॉर अ रिवॉर्ड इन द पीरियड ऑफ 1857 से 1925 तक, यानी कि 50 सालों तक जो है, 50 सालों का डाटा यहाँ दिया हुआ है, 50 सालों में इन्होंने करीब कई जो है टाइगर्स जो है वो मार, बहुत होते हैं अच्छे खासे, ठीक है। ग्रेजुअली द टाइगर केम टू बी सीन एज अ स्पोर्टिंग ट्रॉफी। टाइगर को धीरे धीरे जो है एक स्पोर्टिंग ट्रॉफी के तौर से जो है देखा जाने लग गया था। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ही मारते थे, महाराजा, राजा, मुगल्स, हिंदू राजा, सब ये लोग जो है हंटिंग करने को बहुत अपनी बड़ी शान मानते थे। तो एक महाराजा सरगुजा थे, उन्होंने अलोन, अकेले ने जो है, मतलब इतने एक एक करके, अकेले ने एक साथ नहीं मारे 1100 टाइगर, ठीक है, मतलब एक एक करके उन्होंने करीब 1157 टाइगर्स मारे, 2000 लेपर्ड्स मारे, अप टू 1957 तक मारे। 57 यानी देश आजादी के 10 साल बाद तक भी कोई भी हंटिंग और पोचिंग पे इंडियन गवर्नमेंट ने भी कोई भी
बैन नहीं लगाया था। 47 में देश आजाद हुआ, 57 तक वो हंटिंग करते रहे और 2000 लेपर्ड और इतने 1100 के 1200 के आसपास जो है टाइगर मारे। ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज ल्यू थे एक, उन्होंने अकेले ने 400 टाइगर मारे। ठीक है, सर्टेन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट वर रिजर्व फॉर हंटिंग, कुछ एरिया ऐसे थे जंगलों के जो सिर्फ हंटिंग के लिए ही फेमस थे। ओनली मच लेटर डिड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बिगेन टू आर्ग्यू दैट ऑल दीज स्पीशीज ऑफ एनिमल नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड एंड नॉट किल्ड। ओनली मच लेटर, लेकिन बहुत बाद में जब ब्रिटिशर्स आजाद हो जब इंडिया आजाद हो गया, ब्रिटिशर्स जब यहाँ से चले गए इंडिया से, देश आजाद होने के बाद के भी बहुत सालों बाद 10 साल तक तो यही राजा जो है हंटिंग करते रहे। ठीक है, हंटिंग एंड पोचिंग करते रहे, तो इन्हें नहीं रोका। उसके बाद भी बहुत सालों बाद तक लोगों को कंजर्वेशन का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो है कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया। उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जाके जो है अब जाके जो है बैन हुआ है इन हंटिंग और पोचिंग में जो है गवर्नमेंट ने बैन लगाया। लेकिन अब बैन लगाने का कोई फायदा तो है नहीं, बहुत सारे एनिमल्स वगैरह जो है हमारे इंडिया से जो है खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो एक टीचर ने खत्म हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको दिखेंगे नहीं, खत्म हो चुके हैं, उनकी तादाद कम हो चुकी है, एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में है, एंडेंजर की स्पीशीज कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कई ऐसे एनिमल्स भी हैं, तो अगर आप जाओगे कहीं, अगर आप किसी नेशनल पार्क में गए हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए हो, तो आपको एनिमल्स दिख जाएंगे। ठीक है, मैं कॉर्बेट गई हूँ, हमने वहाँ टाइगर देखा है। मैं क्या कहते हैं, जिम कॉर्बेट हो गया, उत्तराखंड में भी एक है, और एक और हम गए हैं, वहां पर भी मैंने टाइगर्स देखे हैं। ठीक है, लेकिन एक टीचर ने बोला अब तो सारे खत्म हो चुके हैं, अब क्या फायदा पोचिंग और बैनिंग लगाने के लिए। मैं तो इतनी जगह गई हूँ, गिर गई हूँ, कॉर्बेट गई हूँ, मुझे तो एक टाइगर नहीं दिखा, एक लेपर्ड नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। इस तरीके से तो टीचर बोल रहे हैं। वाह भाई वाह, मतलब क्या दिमाग पाया, मुझे समझ में नहीं आता। हम गए कॉर्बेट गए, हम गिर गए, हमें लाइन भी दिखा, गिर के नेशनल पार्क्स में लाइन दिखा। हम पिलीभीत टाइगर रिजर्व है, जो कि मेरे जो प्लेस है जहां मैं रहती हूँ उसके पास में है पिलीभीत टाइगर रिजर्व, वहां पे हमें टाइगर्स दिखे। और तो और जंगल, अब जितने ज्यादा जंगल काटे जा रहे हैं, उस टाइम पे भी जंगल काटे गए, लेकिन आज और जंगलों को काटने का, डिफॉरेस्टेशन की जो तादाद है आज और बढ़ गई है। और बढ़ने की वजह से आज तो लेपर्ड टाइगर, मैक्सिमम लेपर्ड जो है पूरे के पूरे शहर में आए हुए हैं। बतेरे वीडियोस मैंने इस दौरान, अभी टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे वीडियोस मैंने ऐसे देखे जहां पर जो है लेपर्ड जो है वो शहरों में आ गए और शहरों में वो ह्यूमंस पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन से ज्यादा वो लोग जो है इनोसेंट एनिमल्स पे अटैक कर रहे हैं और ज्यादातर वो डॉग को शिकार बना रहे हैं। हर वीडियो में लेपर्ड ने जो है लेपर्ड ने जो है डॉग पर अटैक किया, स्ट्रे डॉग पे अटैक किया, पेट डॉग पे अटैक किया। पेट डॉग बाहर घूम रहा है, बाउंड्री कूद के लेपर्ड जो है अंदर गया, पेट डॉग को उठा के ले गया। छोटा हो बड़ा हो, इवन टाइगर को इतना, मतलब लेपर्ड को इतना तक वो नहीं है, आई डोंट नो, मतलब भगवान ने लेपर्ड को क्या सोच के बनाया है। एक डॉग का छोटा बच्चा था, मतलब एक छोटा पपी था, और वो डॉग जो फीमेल थी ना, जो उसकी मदर थी, वो एक रैलिंग थी, रैलिंग के पीछे थी, वो रैलिंग से निकल के इधर को आ गया और लेपर्ड ने जो है उस छोटे पपी के बच्चे को पकड़ा मुंह में और लेके चला गया। और वो बेचारी फीमेल मदर जो थी वो उसके पीछे पीछे भागती रही, लेकिन वो कहाँ उसके कब्जे में आया, मतलब इतने छोटे से में क्या ही उसका वो होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अभी रिसेंट जितने कई ऐसे मैंने वीडियोस देखे हैं, तो वहाँ पर लेपर्ड जो है जंगल छोड़ के, क्योंकि जंगल कट रहे हैं, जंगल खाली हो रहे हैं, वो कहाँ पेड़ों के नीचे छुप के रहने वाले हैं, वो जंगल ही नहीं है, तो वो सारे के सारे शहर में आ रहे हैं। ज़्यादातर वो जो है डॉग्स पर जो है अटैक कर रहे हैं, बहुत सारे डॉग्स पर अटैक किया। यहाँ पर एक ये पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर डाली गई है, लॉर्ड रीडिंग हंटिंग इन नेपाल। ठीक है, ये नेपाल में हंटिंग टाइगर्स वगैरह की बहुत होती थी। हंटिंग जो था ब्रिटिशर्स के लिए, नेपाल और इंडिया जो था वो, नेपाल और इंडिया जो था वो मेन ब्रिटिशर्स के लिए हंटिंग, ब्रिटिशर्स के लिए नहीं, ब्रिटिशर्स के बाद भी जो स्मगलर्स वगैरह थे, ब्रिटिशर्स जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद स्मगलरों ने जो है हंटिंग और पोचिंग बहुत करी। इंडिया और नेपाल जो था मेन सेंटर था टाइगर्स की हंटिंग के लिए। कोई क्वेश्चंस हैं, एजर्शन और रीजंस हैं, इनको आप रीड करिए। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। रीजन क्या है? पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एम टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर एंड द प्रोटेक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे। अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन 2 है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वो सेटअप इन द ईयर, कौन से ईयर में सेटअप हुआ था? साउथ ईस्ट एशिया में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है? इज नोन एज। नेक्स्ट है हमारा न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है न्यू ट्रेडर्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। अब कुछ नए ट्रेडर्स जो है वो आने लग गए थे हमारी कंट्री में ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में, और न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जिसकी वजह से जो ओपन हो रही थी लोगों के लिए। साथ ही साथ इसमें जो है कुछ न्यू सर्विसेज भी जो है साथ साथ में आ रही है। मेनी कम्युनिटीज लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अब बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी थी जो उन्होंने अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन छोड़ दिया और अपने फॉरेस्ट
प्रोडक्ट का ही वो ट्रेड करने लगी, ठीक है। क्योंकि अब क्या है, जंगल जो है वो सारा का सारा ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के अंडर में आ गया था। अफ्रीका में भी यही हुआ था, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, क्योंकि आपको पता ही है ऑल ओवर वर्ल्ड में कई ऐसी कॉन्टिनेंट से, कई ऐसी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था, अमेरिकन कंट्रीज थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था। तो वो हर जगह इसी तरीके की पॉलिसीज जो है वो अपनाते थे, ठीक है। उन्होंने सारे के सारे फॉरेस्ट पे कब्जा कर लिया। तो फॉरेस्ट में रहने वाली जो कम्युनिटी थी, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, जंगली जो जाति थी, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जंगलों से तो अब हमें कुछ मिल नहीं रहा है, जो हम प्रॉपर चीजें वहां उगाते थे, जो हर्ब्स है, फ्रूट्स है, जो हमें मिलते थे, हमें जो है किसी से कहीं से मार्केट से नहीं लाना पड़ता था, हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता था, तो वो हम जंगलों से सारी चीजें हमें मिल रही थी। लेकिन अब वो सारी चीजें उनको नहीं मिल रही है। दिस हैपन नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑब्वियसली सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा था, ये अक्रॉस द वर्ल्ड, सारी वर्ल्ड की कंट्रीज में, मतलब सारी नहीं, मैक्सिमम बहुत सारी वर्ल्ड की कंट्रीज में हो रहा था जहां पे ब्रिटिश रूल लागू था, ठीक है, जहां पे ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, वहां पे ये सारी चीजें जो है वो ज्यादा हो रही थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, विद द एग्जाम्पल, एक ट्राइब का इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी इस बुक में, रबर का ट्रेड कैसे हुआ और रबर को किस तरीके से और ज्यादा डिमांड में और ज्यादा कैसे आया। तो रबर जो था, डिमांड फॉर अ ट्रेड रबर की 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा बढ़ गई। और एक ट्राइब होती थी मुंड्रुका पीपल ऑफ द ब्राजीलियन अमेजोन, ब्राजीलिया के जो अमेजोन के कुछ फॉरेस्ट है, उन फॉरेस्ट में, मतलब वो बहुत ज्यादा घने ऐसे फॉरेस्ट नहीं है, ऐसे फॉरेस्ट है कि वहां पे ट्राइबल लोग जो है, जंगली जाति, जंगली लोग जो है वहां पर रहते हैं। तो वो ब्राजील का अमेजोन है, ठीक है। अमेजोन जैसे कि पूरा का पूरा स्प्रेड है, तो इतना स्प्रेड है, तो अलग अलग कंट्रीज में जो है अमेजोन के जो फॉरेस्ट है वो अलग अलग कंट्री को कवर अप करते हैं। तो जो ब्राजील वाला अमेजोन का पार्ट है, वहां पे ये मुंड्रुका नाम की ट्राइब जो है रहा करती थी, हु लिव्ड इन अ विलेज, और उनके आसपास विलेज भी हैं, गांव वगैरह भी हैं, ऑन अ हाई ग्राउंड एंड कल्टीवेट मैनियोका। तो वो एक तरीके का जो है क्रॉप ग्रो करते थे मैनियोका, और उसी को ग्रो करके जो है अपना सारा जो है अपनी लाइवलीहुड जो है वो इसी से चलती थी उनकी। बिगेन टू कलेक्ट लेटेक्स कलेक्ट करते थे वो, जो भी वो ग्रो करते थे वो उनको अब नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने क्या किया कि रबर के प्लांट जो है ग्रो करने लग गए, रबर के ट्रीज ग्रो करने लग गए कि भाई ऐसा है कि हम वैसे तो कुछ नहीं हमें मिल रहा है, तो रबर के प्लांट्स हम भी रबर के और बाकी और जो ट्रेडर को जिस लाइक टिम्बर हो गया या और सारी अगर कोई प्लांट्स की जरूरत है वो ग्रो करके वो ट्रेडर्स को जो है देने लग गए, उनको जो है बेच देते थे। ग्रेजुअली दे डिसेंडेड द लिव इन द ट्रेडिंग पोस्ट एंड बिकेम द कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ट्रेड। धीरे धीरे क्या हुआ, ये ट्राइब जो थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई और ये लोग भी एक मॉडर्नाइज लोगों की तरह रहने लगे, आम लोगों की तरह रहने लगे, कॉमन पीपल की तरह रहने लगे। ट्रेडर्स को चीजें बेचते थे और उनसे पैसा लेकर, पैसा कमाकर और अपना सारा खर्चा जो भी है, अपनी लाइवलीहुड जो है वो चलाते थे, ठीक है। भाई ट्राइब क्यों खत्म हो गई, क्योंकि उनका जो अपना मेन जो उनका ट्राइबल कम्युनिटी का जो अपना जो कल्चर था वो कल्चर अब खत्म इसलिए हो गया कि भाई जो जंगलों में वो रहते थे, ठीक है, फॉरेस्ट में वो रहते थे, उनका अपना कल्चर था, उनकी अपनी आइडेंटिटी थी। अब वो भी एक नॉर्मल लोगों की तरह जो है वो अपनी लाइफ वो भी अपनी जीने लगे। भाई बेच के प्लांट्स ग्रो करते थे और उनको बेच के पैसा कमा रहे हैं लोगों, जैसे आम लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं, घर में काम करते हैं, औरतें जो है घर में रहती हैं, घर का सारा देखभाल वगैरह करती हैं, ये लोग भी अपनी उसी तरीके से लाइफ जो है ये जीने लगे। नेक्स्ट है, इन इंडिया द ट्रेडर इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट वॉज नॉट न्यू। इंडिया में फॉरेस्ट के अंदर ट्रेड होना कोई बहुत बड़ी या बात नहीं थी। इंडिया में भी फॉरेस्ट की अंदर जो भी हर्ब्स, फ्रूट्स, लकड़ियां, बहुत सारी चीजें जंगलों में मिलती है आपकी, ठीक है, तो उसका ट्रेड करना तो इंडिया में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, एक नॉर्मल बात थी। सो इंडिया में सिल्क रूट के टाइम से 14वीं और 15वीं शताब्दी के टाइम से, जो 14th और 15th सेंचुरी के टाइम से जो है फॉरेस्ट से ट्रेड होना या फॉरेस्ट की चीजों को का ट्रेड करना कोई बहुत नई बात नहीं है, बहुत टाइम से हो रहा है, ठीक है। सो पीरियड ऑनवर्ड वी हैव रिकॉर्डेड ऑफ आदिवासी कम्युनिटी ट्रेडिंग। तो आदिवासी कम्युनिटी भी धीरे धीरे जो है वो ट्रेडिंग करना, इस ट्रेड में जो है आदिवासी कम्युनिटी भी धीरे धीरे जो है कूदने लग गई थी, वो भी अपना जो है ट्रेड करने लगी थी। जो भी सामान वो फॉरेस्ट में जो भी चीजें ग्रो करते थे वो जो है बेच देते थे। एलिफेंट एंड द अदर गुड्स लाइक द हाइड्स, हॉर्न, सिल्क, कोकून, आइवरी, बैम्बू, स्पाइसेस, फाइबर, ग्रासेस, गम, रेजिन थ्रू नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक द बंजारा। तो ये जो बंजारा जो नोमैडिक कम्युनिटीज थी ये क्या करती थी, ये सारी चीजें जो है ग्रो करती थी। और एलिफेंट एंड अदर गुड्स लाइक हाइड्स, हॉर्न, एलिफेंट के साथ साथ मतलब एलिफेंट का भी ट्रेड होता था। और एलिफेंट के आपने देखा होगा कई एक मूवीज में स्मगलिंग वगैरह होती थी। तो ट्रेड तो क्या ही होता था, ट्रेड मतलब ट्रेड तो जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन ट्रेड के साथ साथ हमारी कंट्री में जो है स्मगलर्स बहुत उस टाइम पर जो है देश आज़ादी जैसे ही हुआ था, देश जैसे जैसे आज़ाद हुआ था 50 सालों तक जो है स्मगलर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, ठीक है। और वो स्मगलर्स इन्हीं आदिवासी लोग जो है ट्रेड के साथ साथ ये लोग जो है स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है। ये लोग कोई बहुत अच्छे नहीं होते थे,
ठीक है ना। तो आप ये मत समझिए कि ये जो है बहुत अच्छे होते थे, ये खुद आदिवासी लोग जो है, ये लोग जो है उन स्मगलर्स को जो है हाथी दे देते थे, ठीक है, हाथी दांत दे देते थे, हाथी को मार दिया, उन लोगों के स्मगलर्स के साथ मिलकर हाथियों को मार देते थे जंगलों में, ठीक है, और मारने के बाद उनके दांत जो है उन स्मगलर्स को दे देते थे, हाइड्स हो गया, उनके सींगे, हॉर्न्स, कुकून, आइवरी, ये सारी चीज़ें जो है ये खुद आदिवासी जो है मिलके स्मगलर्स के साथ जो ट्रेड करने आ रहे हैं, प्रॉपर ट्रेड हो रहा है वो तो एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, ट्रेड हो रहा है उससे इतना कोई वो मतलब नहीं बनता है, ठीक है, ट्रेड तो नॉर्मल हो रहा है, सालों से होता आ रहा है और आज भी हो रहा है, लेकिन इस ट्रेड के बीच में स्मगलर्स जो थे 50 सालों तक हमारे देश में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, ठीक है। वाइल द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, लेकिन ब्रिटिशर्स के जब ब्रिटिशर्स आए, हाउएवर ट्रेड वाज कंप्लीटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो पूरी तरीके से वो पूरी तरीके से ट्रेड पे उन्होंने कब्जा किया हुआ था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव मेनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स द सोल राइट टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर एरिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, यूरोपियन जो कंपनीज थी, बड़ी बड़ी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हुआ करती थी उस समय यूरोप में, उनको पूरा राइट दे दिया हमारी कंट्री में ट्रेड करने के लिए, और ट्रेड करने के लिए राइट ही नहीं दिया बल्कि पूरा, क्योंकि ट्रेड करने तो ये आए ही थे, इंडिया ट्रेड ही करने आए थे, ठीक है, राइट टू ट्रेड फॉर द फॉरेस्ट इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर एरिया, पूरा एरिया ही दे दिया कि आपका इस एरिया पे पूरा कब्जा है, आप इस एरिया से कुछ भी ले जा सकते हो, ठीक है। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड। अब लोकल पीपल जो अपनी ग्रेजिंग करके, गाय भैंसों को चरा के, थोड़ा बहुत हंटिंग करके अपने खाने के लिए शेर वो हिरन मार दिया या कोई खरगोश मार दिया या कुछ मार दिया, तो थोड़ा बहुत हंटिंग करके जो अपना वो पेट भरते थे उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कर दिया ब्रिटिशर्स ने, लेकिन बाकी अपने खुद के बनाए हुए रूल्स को वो खुद ही फॉलो नहीं करते थे, और साथ ही साथ वो सारी चीज़ें कर सकते थे, वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारे जो लोकल पीपल थे, लोकल हमारे ट्राइब्स थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन द प्रोसेस मेनी पेस्टोलिस्ट एंड नोमैडिक communities like the Karawa, Karacha and the Yurukula of the Madras Presidency lost their livelihood। और इसके वजह से, क्योंकि उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया ब्रिटिशर्स ने, इसके वजह से इन द प्रोसेस मेनी पेस्टोलिस्ट, तो ये सारी की सारी जो यहाँ पर आदिवासी जो आपको ये नेम्स जो दिए हुए हैं, ये मद्रास के आदिवासी लोग होते थे, चेन्नई के, ये लोग पेस्टोलिस्ट होते थे। पेस्टोलिस्ट अपने गाय भैंसों को यहाँ वहाँ ले जाते थे, चराते थे, और कुछ महीने कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते थे ये कम्युनिटी, और वहीं पर अपना खाना बनाना, सारी चीज़ें करना, जंगलों ये लोग जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह टेंट वेंट लगा के वहीं रहते थे। ये इसके वजह से ये मद्रास प्रेसिडेंसी में ये आपके ट्राइबल पीपल पाए जाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसके वजह से ये पूरी की पूरी तरीके से ये जो थे विलुप्त हो गए, जिसे कहते हैं लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, ठीक है, इन्होंने अपना जीविका कमाने का तरीका बिल्कुल खो दिया। सम ऑफ देम बिगेन टू बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब्स। अच्छा, ब्रिटिशर्स द्वारा कुछ लोगों को, कुछ इन बेचारे ट्राइब्स को जो है क्रिमिनल ट्राइब्स करार दे दिया गया, एंड वर फोर्स्ड टू वर्क इंस्टेंट इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशन अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन, और इनको जबरदस्ती इन ट्राइब्स को बोला गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इन ट्राइब्स को कहा गया कि भाई फैक्ट्रीज में काम करो, माइंस में काम करो, प्लांटेशन वर्कर के लिए उनको रख लिया, माइंस में, अपनी माइंस में जो है मजदूरी करवाई, यहाँ वहाँ मजदूरी करवाई, थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, क्योंकि ये लोग ज़्यादा पैसा तो हमसे मांगेंगे नहीं, इनको मालूम था। जबरदस्ती, फोर्सफुली इनसे जबरदस्ती पकड़ के इनको जो है माइंस में झोंका गया, पकड़ के इनको फैक्ट्रीज में जबरदस्ती झोंका गया, और बोला अगर नहीं काम करोगे, फैक्ट्रीज में नहीं करोगे, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, प्लांटेशन वर्कर्स नहीं बनोगे, तो हम जो है तुमको क्रिमिनल ट्राइब जो है करार दे देंगे। जो नहीं करेगा, जो ट्राइब काम नहीं करेगा, तो वो ट्राइब जो है वो क्रिमिनल ट्राइब हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो थी वो गलत थी। नेक्स्ट आता है आप, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन्स इम्प्रूव्ड वेल बीइंग फॉर द पीपल। अभी यहाँ पर मतलब ऐसा प्रीवियस स्लाइड्स में जैसे आपने देखा कि वो प्लांटेशन वर्कर्स थे, और प्लांटेशन में वगैरह वो लोग काम कर रहे थे, उनसे काम करवाया जा रहा था, या आप ये कह सकते हैं कि काम करवाया जा रहा था, साथ ही साथ उनसे ट्रेड वगैरह में भी काम करवाए जाते थे, जितनी ट्राइबल कम्युनिटी थी, ठीक है, वो फैक्ट्रीज में काम करवाया जा रहा है, माइंस में वगैरह में काम करवाया जा रहा है, तो ऐसा मतलब लग रहा है कि हाँ भाई उनको काम दे रहे हैं, और वो जो है माइंस में, फैक्ट्रीज में, डिफरेंट जगह जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। कि न्यू अपॉर्चुनिटीज का मतलब हमेशा ये नहीं है कि लोगों की इम्प्रूव्ड वेलबींग, यानी कि लोगों के जो हालात हैं वो इम्प्रूव्ड हो रहे हैं, काम तो दे रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो है उनकी जो स्थिति थी, उनकी जो सिचुएशन थी वो सुधर रही थी। और हमें बोथ मैन एंड वुमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटी लाइक संथल हो गया, औराना हो गया, फ्रॉम झारखंड, औराना जो थे वो झारखंड के ट्राइबल आदिवासी थे, गोंड जो थे वो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल आदिवासी, रिक्रूटेड टू द वर्क ऑन द टी प्लांटेशन।
तो टी प्लांटेशन जो है ब्रिटिशर्स के टाइम से हमारी कंट्री में जो है वो होता आ रहा है, और इस टी प्लांटेशन में जो है वो लोग काम करवाते थे आसाम के लोगों से। मैन और वुमेन दोनों ही जो है काम करते थे, और स्पेशली जो है आसाम हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, स्पेशली अब वो लोग ना जंगलों में ब्रिटिशर्स जो है वो ज़्यादा उनका हाथ जो है अब चल रहा था, और वो ट्राइबल कम्युनिटी को जो है वो कुछ नहीं समझते थे, और ट्राइबल कम्युनिटी को ऐसे ही मतलब कि भाई ये तो किसी भी तरह से काम करने के लिए जो है राजी हो जाएंगे, तो ट्राइबल कम्युनिटी से जो है वो अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा काम जो है वो करवाते थे। उनको इतना अच्छा कोई खास वेजेस भी नहीं मिलता था। छत्तीसगढ़ यहाँ पर बताया गया, उस जमाने में छत्तीसगढ़ नहीं था, ठीक है। आसाम वगैरह में राजा महाराजाओं का किंग्स का जो है रूल जंगलों में भी होता था। देयर वेजेस वर लो एंड कंडीशन ऑफ द वर्कर वर वेरी बैड, मैंने आपको बता दिया, उनको वेजेस भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं मिलते थे, और अपनी मर्जी से जो है उनसे काम करवाया जाते था, ठीक है। कंडीशंस उनकी बहुत अच्छी नहीं थी, वर्किंग आवर्स उनके अपनी मर्जी से होते थे। यूरोपियन जो कंपनी काम कर रही थी उनको उनसे जो काम करवा रही थी, तो वर्किंग आवर्स भी जो है अपनी मर्जी से, क्योंकि ब्रिटिशर्स यही सोचते थे कि यूरोपियंस यही सोचते थे कि भाई ये तो बहुत ही नीचे वो हैं, कैटेगरी के हैं, और हम इनसे जो है अपनी मर्जी से जो है हम इनसे काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो दे कुड नॉट रिटर्न इजीली टू देयर होम एंड विलेजेस फ्रॉम वेयर दे हैड बीन रिक्रूटेड, तो वो इजीली अपने घर वो नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि ऐसा करते थे वो लोग जो है एक ट्राइबल को उठा के कहीं दूसरी जगह भेज देते थे, ट्राइबल कम्युनिटी या 4-5 लोगों को वहाँ भेज देते थे काम करने के लिए। आसाम से उठा के मध्य प्रदेश भेज दिया, मध्य प्रदेश के ट्राइबल को उठा के गुजरात भेज दिया, ऐसे ऐसे डिफरेंट प्लेसेस जो है भेजते रहते थे, उनसे काम करवाते रहते थे, और मतलब इस हद तक मतलब उनको अपने घर तक जाने को जो है उनको नहीं मिलता था। रेबेलियन इन द फॉरेस्ट, अब इन सारी चीज़ों की वजह से जो है फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा भयंकर जो है बहुत ही ज़्यादा रेबेल हो गया। लोगों का क्या है ना कि वे लोग जो है कुछ पीपल जो है कुछ एक लिमिट तक ही जो है लोग पीपल जो है उस चीज को बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। जब लिमिट्स जो है क्रॉस हो जाती हैं, अत्याचार की जिसे कहते हैं, जब लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं किसी भी चीज की, तो फिर जो है जब लिमिट क्रॉस हो गई है तो यहाँ फिर लोग भी जो है वो अपनी लिमिट को जो है क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। रेबेलियन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और यूरोपियन कंपनीज के अगेंस्ट जो है वहां पर खड़ा हो गया। नाउ इन मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड फॉरेस्ट कम्युनिटी रेबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस दैट वर बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम। अब बहुत सारे ऐसे पार्ट थे, मतलब हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसी जंगल थे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रिटिशर्स जो थे वो सिर्फ इंडिया पे ही रूल नहीं कर रहे थे, ऑल ओवर रूल कर रहे थे। अलग अलग जो है एशियन कंट्रीज, अलग अलग जो है आपकी अमेरिकन कंट्रीज हो गई और अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, अलग अलग कंट्रीज पे वो रूल कर रहे थे, ओके। और जिसकी वजह से फॉरेस्ट कम्युनिटी रेबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस दैट वर बीइंग एक्सपोज्ड ऑन देम, इम्पोज्ड ऑन देम, सॉरी। तो पूरे जो जंगली जाति जो रेबेलियन कम्युनिटी थी, फॉरेस्ट में रहने वाली जो कम्युनिटी थी, उन्होंने सब ने जो है ब्रिटिशर्स के और यूरोपियन कंपनीज के अगेंस्ट जो है उन्होंने रेबेल छेड़ दिया, उसके अगेंस्ट रेबेल या रिवोल्ट छेड़ दिया, आंदोलन छेड़ दिया। उनका भी आंदोलन अब शुरू हो गया, और आंदोलन छेड़ने की वजह से जो आंदोलन भी क्यों छड़ा था, जो चीजें यूरोपियन कंपनी ने उनके ऊपर इम्पोज्ड करी थी, इम्पोज्ड ऑन दैम, टैक्स हो गया, रिस्ट्रिक्शंस हो गए कि उनको जो है कोई भी चीज जो है जंगल से लेने नहीं दिया जाता था, जाने नहीं दिया जाता था जंगल के अंदर, टिम्बर वगैरह लकड़ियां वगैरह जो है उनको लेने नहीं दी जाती थी, उसके लिए भी नो हो गया। इन सब के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ा, रिवोल्ट छेड़ा, एंड लीडर ऑफ द दीज मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश लाइक द सिद्धू एंड कानू इन द संथल परगना। संथल परगनास ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये जाति थी, ठीक है। और थी आपकी बिरसा मुंडा, छोटा नागपुर में थी। अलौरी सीताराम राजू थे ऑफ आंध्र प्रदेश, आर स्टिल रिमेंबर टुडे इन सॉन्ग्स एंड स्टोरीज, और इनको आज भी वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी है, आज जो ट्राइबल कम्युनिटी रह गई है, ठीक है, संथल कम्युनिटी उस समय थी। तो ये जो रिवोल्ट छेड़ा था इस जंगली जाति ने, जंगली ट्राइबल कम्युनिटी ने, ठीक है, उसमें जो मेन थे आपके वो थे आपके सिद्धू, कानू, संथल परगनास के। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर से बिलोंग करते थे। बिरसा मुंडा जाति के एक जो बिरसा मुंडा जो जाति है, मुंडा जाति के वो हेड थे, ठीक है। और थे आपके अलूरी सीताराम, जो आप नेशनलिज्म इन इंडिया में भी आप पढ़ चुके हो, एक जगह पढ़ा है अलूरी सीताराम, शायद चंपारण वाले में पढ़ा है, चिपको मूवमेंट वाले में पढ़ा है, ठीक है। एंड आंध्र प्रदेश से ये जो थे खड़े हुए थे अपनी आंध्र प्रदेश की जो जंगली जाति थी उसके लिए, ठीक है। और इन्होंने ये सारे जो ब्रिटिशर्स और यूरोपियन के खिलाफ जो रिवोल्ट था ये इन्होंने ही जो है आगे बढ़ाया। एंड वी विल नाउ डिस्कस इन द डिटेल वन सच रेबेलियन टुक प्लेस इन द किंगडम ऑफ द बस्तर रीजन का एक रेबेलियन था। वो बस्तर रीजन का क्या था, यही था आपका बिरसा मुंडा, छोटा नागपुर, बस्तर रीजन का था ये, ठीक है। नक्सलाइट एरिया है, आज के टाइम पे बस्तर जो है वो नक्सलाइट एरिया है, ठीक है। नक्सलाइट जो है वो टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, और वो पूरा का पूरा बस्तर एरिया जो है वो नक्सलाइट एरिया। और नक्सलाइट एरिया कौन बने नक्सली जो है वो ही बने, यही जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो जो है नक्सली बन गई है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। उन्होंने हथियार उठा लिए हैं, उनके यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उनके यहाँ स्कूल्स नहीं है, उनके यहाँ कॉलेजेस नहीं है, शॉप्स नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं, काम नहीं मिल रहा है,
ठीक है, स्कूल कॉलेजेस की उनको दिक्कत हो, रोड नहीं है, अब रोड कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन जब भी वहाँ पे बीएसएफ के आर्मी के जवान जब भी वहाँ पे जाते हैं, कोई रोड कंस्ट्रक्शन होता है, पुलिस वगैरह जो है कोई भी अगर रोड वगैरह बनाती है तो वो जो है उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो यही वो ट्राइबल कम्युनिटी है जो आज जो है नक्सलाइट नाम से जो है जानी जाती है। अब आज के टाइम पे जो है जंगली जाति जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। देखिए, बस्तर इज लोकेटेड इन द सदर मोस्ट पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ ऑफ द आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा है और महाराष्ट्र। सेकंड पार्ट इसका आता है द सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज ऑन अ प्लेट्यू। जो बस्तर का, अगर ये बस्तर है तो बस्तर का सेंट्रल पार्ट जो है वो आपका लगता है प्लेट्यू रीजन। ठीक है, ये आपका लगता है प्लेट्यू रीजन। टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेट्यू इज द छत्तीसगढ़ प्लेन, यानी कि अगर ये बस्तर है तो बस्तर का नॉर्थ ऑफ दिस प्लेट्यू, इस प्लेट्यू के नॉर्थ वाले साइड में आपके छत्तीसगढ़ के प्लेन आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया केरला, हो गया तमिलनाडु, हो गया। ठीक है, फिर आपका पूरा महाराष्ट्र का ही मध्य प्रदेश का पार्ट आएगा। ठीक है, फिर इस आप यहाँ देख सकते हो हुआ है बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये आपका हमने आंध्र प्रदेश बनाया है। आंध्र प्रदेश का बॉर्डर जो है बस्तर से टच होता है। ठीक है, मैप यहाँ पर हमने ये दिखाया आपको शो करने के लिए। ठीक है, बनाया हुआ है। देन उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, ये हो गया आपका उड़ीसा, ये वाला पार्ट आपका उड़ीसा है, उड़ीसा के बॉर्डर को टच करता है। यहाँ महाराष्ट्र के बॉर्डर को भी यहाँ आप देख सकते हो टच कर रहा है। समवॉट यहाँ पर लोकेटेड है जो आपको ये रेड मार्क से दिख रहा है। ठीक है, दिस इज बस्तर। सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज इन प्लेट्यू, ये सेंट्रल पार्ट है। अगर बस्तर, ये अगर बस्तर है, इसका सेंट्रल पार्ट जो है वो प्लेट्यू रीजन है। टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेट्यू इज द छत्तीसगढ़ प्लेन, यानी कि यहाँ पर जो है आपके छत्तीसगढ़ प्लेन जो है लाइज करते हैं इस जगह पे। छत्तीसगढ़ प्लेन है। टू इट्स साउथ द गोदावरी प्लेन, यहाँ पर आपके गोदावरी प्लेन है वो लाइज करते हैं साउथ में। ठीक है, साउथ में इसके गोदावरी के भी, गोदावरी रिवर यहाँ से निकलती है तो गोदावरी प्लेन्स वहाँ पे है। द रिवर इंद्रावती विंड्स अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट। तो बस्तर के उधर, बस्तर के बीच से जो है जो इंद्रावती रिवर है वो निकलती है बीचों बीच में से, जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ निकलती है। ठीक है, इधर से इधर को निकलती है, यहाँ से इधर को निकलती है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ को जाती है। अ नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज लिव इन द बस्तर सच एज, अच्छा बस्तर एक ऐसा जंगली प्रजातियों का या जंगली जातियों का, इंसान की जंगली जातियों का बस्तर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है आपकी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। ठीक है, मारिया, मूरिया, गोंड, ध्रुवास, भतरास एंड हलबास एक हैं उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ में से। ये मेन जो है वहाँ की जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़। ठीक है, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट शेयर कॉमन कस्टम एंड बिलीफ। लेकिन उस टाइम पर ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, ये जितनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपने यहाँ पढ़ी, ये सारे के सारे इनके कस्टम्स एक जैसे थे, एक जैसा कल्चर, लैंग्वेज बोलते थे ये लोग, और इनके बिलीव्स भी, मतलब बिलीव्स यानी कि भगवान को लेकर, फेथ को लेकर एक जैसे बिलीव थे। पेड़ पौधों वगैरह की ये लोग पूजा करते थे। ठीक है, पीपल ऑफ बस्तर believe that each village has given its land by the earth and in return they look after the earth by making some offering of each agricultural festivals। तो ये लोग क्या करते थे, वो ये मानते थे कि जो ये लैंड है वो अर्थ ने हमें दिया हुआ है। विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड, विलेज ने अपना लैंड दिया हुआ है अर्थ पे हमें रहने के लिए, और हमें इन रिटर्न में क्या देना है, दे लुक आफ्टर द अर्थ, अर्थ को जो है लुक आफ्टर करना है, हमें इसकी देखभाल करनी है। एंड मेकिंग सम ऑफरिंग एट ईच, और जब भी इनका कोई एग्रीकल्चर फेस्टिवल होता था, किसी भी तरीके का एग्रीकल्चर फेस्टिवल, फसलों की कटाई हो गई या बोआई हो गई, तो उस टाइम पर उस चीज़ को ये लोग एक फेस्टिवल के तौर पर जो है सेलिब्रेट करते थे। ठीक है, और ये बोलते थे कि फेस्टिवल जब भी कोई होगा तो हम जो है ऑफरिंग, यानी कि ऑफरिंग होता है दान देना। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में ऑफरिंग का मीनिंग है दान करना। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में भी, और ऑफरिंग जो वर्ड है वो देने का मतलब होता है। ठीक है, सो दान देते थे ये लोग, पृथ्वी को ही, लैंड को ही, ज़मीन को ही जो है वो दान देते थे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, एंड अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है, कोई भी प्रॉब्लम है, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको कोई भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में इशू है, कोई भी चीज़ आपको अगर समझ नहीं आती है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इधर ईमेल मी, मेरा ईमेल जो है वो लिखा हुआ है मेरे बायो में, आप मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हो। आई डेफिनेटली आई गिव द आंसर। अगर मैं कहीं बिजी अगर थोड़ा हो जाती हूँ तो भले ही मैं ना दूँ आंसर, लेकिन मैं डेफिनेटली आंसर आपको करूंगी। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आई और आपको अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आया, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड कॉमेंट। ओके, सो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, जो लोग 9 से 10th में हैं या 8 से जो 9th में आए हैं, उनसे आप जरूर शेयर करिएगा कि सोशल स्टडी इस चैनल पर मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को। और एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो टिल देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, इन नेक्स्ट वीडियो सेशन। और कौन सा चैप्टर अब हम देखते हैं, कौन से चैप्टर में हम आपसे दोबारा से मिलते हैं। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।